कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया कन्या पूजन। 11,000 कन्याओं का सम्मान, नारी सम्मान का दिया संदेश। चारधाम यात्रा की तैयारियां हुई तेज। 19 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। तैयारियों पर बोले सीएम धामी, कहा श्रद्धालुओं की सुविधा सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निष्कासन अभियान। पहले चरण में निकला 60 किलो शहद। उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन को दिया जा रहा बढ़ावा। मदन कौशिक ने संभाला कैबिनेट कार्यभार। 8 से 9 महीने का रोडमैप होगा तैयार। 2027 में फिर सरकार बनाने का दावा। टनकपुर में दिखी ईमानदारी की अनोखी मिसाल। टैक्सी चालक ने लौटाया महंगा मोबाइल। 4 दिन बाद मिला खोया आईफोन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सचिवालय में पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों का स्वागत किया और राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत गेहूं धान खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क देने, पंचम विधानसभा सत्र आहूत करने, वन विभाग में उच्च पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 से घटाकर 22 वर्ष करने, साथ ही गृह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड की नई नियमावली को मंजूरी दी गई। अतिरिक्त अगला मत भी ये कार्मिक विभाग का मत था। इसमें हमारी पूर्व में वर्दीधारी सिपाही पदों और वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए एक एकीकृत नियमावली बनाई गई थी, जिसमें कुछ पदों के लिए एज लिमिट बढ़ी थी, कुछ पदों के लिए एज लिमिट घटी। तो जहां पे एज लिमिट घटी थी वहां पे हमें कई प्रत्यावेदन इसमें प्राप्त हुए थे कि जो घटने की वजह से कुछ अभ्यर्थी छूट जा रहे थे। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ये एज लिमिट 3 साल के बाद यानी कि 2028 दिसंबर के बाद ये लागू होगी। और जो एज लिमिट के बारे में बात है, तो आज उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। टनकपुर से एक ईमानदारी की मिसाल सामने आई है। यहां एक टैक्सी चालक और स्वामी ने करीब 1,35,000 रुपए कीमत का आईफोन उसके मालिक को 4 दिन बाद लौटा दिया। बदायूं निवासी श्रद्धालु आशीष कुमार 18 मार्च को मां पूर्णागिरि धाम दर्शन के लिए आए थे। इसी दौरान उनका मोबाइल टैक्सी में गिर गया था। काफी तलाश के बाद भी फोन नहीं मिला और वे वापस लौट गए। 4 दिन बाद टैक्सी चालक श्याम बाबू और स्वामी अनिल कुमार शर्मा को फोन मिला, जिसे उन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए मालिक को वापस कर दिया। श्रद्धालु ने दोनों का आभार व्यक्त किया। मैं जो हूँ ना बदायूं का मतलब बदायूं के पास में एक गांव है, उसका रहने वाला हूँ। तो मैं मां पूर्णागिरि के दर्शन करने आया था। तो मेरा जो मोबाइल है ना, एक टैक्सी में गिर गया था। मैंने पहले खोले के लिए टैक्सी ली थी, फिर उस टैक्सी में गिर गया था। मेरी जेब से निकल गया था, लोवर की चेन नहीं लगी हुई थी। तो जो है उस टैक्सी में गिर गया था। मेरा गिरा था 18 तारीख को है। तो कुछ नहीं, मैं काफी टाइम तक ढूंढता रहा, नहीं मिला। फिर मैं अपने घर पर जाकर कंप्लेन की। फिर 3 से 4 दिन बाद भैया की अनिल कुमार शर्मा भैया जी की कॉल आई थी मेरे पास। वो बोल रहे थे, मतलब उनकी कॉल नहीं आई थी, मैंने कॉल लगाई थी। फिर 2 कॉल उठाई नहीं थी, फिर मैं तीसरी कॉल भैया ने उठाई थी। फिर मैंने बोला था भैया ये मोबाइल मेरा है। वो खुद ही बोल रहे थे कि भाई ये मोबाइल जो है किसी का गिर गया है। फिर मैंने बोला था मेरा है। वो बोल रहे थे कि आप आओ, इसका बिल डिब्बा जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज लेकर आओ और अपना मोबाइल लेके चलो। काशी के मोरी ब्लॉक में अग्निकांड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला
फिताड़ी गांव का है, जहां भीषण आग लगने से कई आवासीय भवन जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि घास फूस से बचने के लिए मकान और संभावित शॉर्ट सर्किट आग लगने की मुख्य वजह हो सकते हैं। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान ने तुरंत प्रशासन को अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों में आग पर काबू पाया गया, लेकिन नुकसान का पूरा आकलन अभी बाकी है। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में छात्र गुटों के बीच हुई मारपीट ने एक युवक की जान ले ली। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जो एक निजी शिक्षण संस्थान के छात्र बताए जा रहे हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के अनुसार मामला प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश का लग रहा है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई 112 कंट्रोल के माध्यम से कि केहरी गांव के आसपास 2 छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट हो रही है और एक व्यक्ति उसमें से अत्यधिक घायल है, जिसको कि प्रेमनगर सीएचसी लेके जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना के मैं पहुंच के सीएचसी गए। वहां पर पता चला कि उसकी हालत अत्यधिक नाजुक थी, तो फिर उसको सरकारी वाहन में दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ दौरानी इलाज देर रात उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के जो परिजन हैं, उनकी तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मर्डर का मुकदमा कायम कर लिया गया है और इसमें जो नामजद थे 3 लड़के, उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का नाम दिव्यांशु जाटराना है, जो कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने थाना थराली का निरीक्षण किया और वहीं इस दौरान उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पीएसी जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ ही इस मौके पर एसपी ने मालखाना, शास्त्रागार और अपराध रजिस्ट्रों का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही निरीक्षण के बाद उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से संवाद कर नशे के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए। पहले जो हमारा वार्षिक निरीक्षण होता है, पुलिस का जो बेसिक कार्य है कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण और जनता की समस्याओं को सुनना। तो उसके संबंध में जो भी हमारे यहाँ पर पुलिस के कार्मिक हैं, उनका भी हम व्यू ले रहे हैं। जैसे हमारे मालखाना है, वहाँ पर जो हमारे जो भी सामान जो किसी भी वाद संबंधित तो रखे गए हैं, लेकिन पहाड़ के जनपदों में कुछ विशेष चीज़ें रहती हैं। जैसे चमोली एक आपदा प्रभावित जिला है और आप देख सकते हैं कि थाने की जो सड़क थी वही आपदा में प्रभावित हुई है। तो उसमें मेरी डीएम साहब से बात हुई थी और उसका आपदा फंड से उसका निर्माण का पैसा भी स्वीकृत हो गया। थाने का भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें यहाँ पर जो हैं, पिछली जो बरसात हुई है उसके कारण कुछ जगहों पे यहाँ रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ रही है। ऋषिकेश में बदलते मौसम के चलते बीमार हो रहे गरीब मरीजों और नगर निगम कर्मचारियों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि नगर निगम परिसर में लगे इस शिविर में निर्मल आश्रम अस्पताल, एम्स ऋषिकेश और मेदांता अस्पताल और नोएडा के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और 1000 से अधिक मरीजों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। ये नगर निगम के तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगाया हुआ है और इसमें फुल बॉडी चेकअप के लिए है, जिसमें आप शुगर से लेके बीपी से लेके और आप बड़ी बीमारियों तक भी कह सकते हैं, जैसे कैंसर जैसे बीमारी के भी यहाँ पे डॉक्टर लोग आ रखे हैं। आप वेदांता दिल्ली से भी आ रखे हैं, एम्स से भी आ रखे हैं, निर्मल हॉस्पिटल से भी आ रखे हैं, सीमा डेंटल से भी आ रखे हैं, देहरादून से भी आ रखे हैं।
बहुत सारे डॉक्टर लोग आ रखे हैं और मुझे लगता है कि इसका लाभ सभी लोगों को लेना चाहिए। देखिए, आज एक बृहद स्वास्थ्य शिविर का यहाँ आयोजन किया गया था, जिसमें नगर निगम के जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं और जो कूड़ा बीनने वाले रैक पिकर्स हैं और इसके अलावा जो अन्य भी जनमानस है, उनके लिए यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें विशेष करके मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली के द्वारा हमें सहयोग प्रदान किया गया और इसके साथ साथ एम्स हॉस्पिटल, एसपीएस जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, निर्मल हॉस्पिटल और सभी हॉस्पिटलों से लगभग यहाँ पर 14 डॉक्टरों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिसमें चर्म रोग है, हड्डी विशेषज्ञ है, आपका इससे हार्ट से संबंधित है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे है। मैं मेदांता नोएडा से कर्क रोग विशेषज्ञ यानी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे नगर निगम कैंप में 14 डॉक्टर आ रखे हैं, जिनमें से एक सुपर स्पेशलिस्ट में हूँ। बढ़ चढ़ के लोग अपनी जांचें कराने और स्वास्थ्य के लिए इवैल्यूएट कराने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। टेस्ट में हमारे पास ब्लड शुगर, पीएफटी यानी फेफड़े की जांच, ब्लड प्रेशर और शुगर, इन सब की जांचें हैं। उसके अलावा जो भी लोगों को बीमारी है, जिनका इलाज पहले से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उनके लिए वो विभिन्न स्पेशलिस्ट को दिखा के अपनी दवाइयाँ ऑप्टिमाइज करवा पा रहे हैं, सलाह राय ले पा रहे हैं और जिन पेशेंट्स को आगे चल के अस्पताल की आवश्यकता है, उनको हम उसके हिसाब से भी गाइड कर रहे हैं। मैं डॉक्टर तेजस पवार हूँ। मैं मेदांता नोएडा से आया हूँ और यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स के जो भी पेशेंट्स हैं उन्हें देखने आया हूँ। यहाँ काफ़ी मरीज एडवांस स्टेज में बूढ़ी बुजुर्ग आए हैं, जिनको पीठ में दर्द, घुटनों में दर्द, कुछ यंग लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स की इंजरीज हैं, ये सारे पेशेंट्स आते हैं। हम यहाँ पे आज निःशुल्क कैंप ले रहे हैं इनका। काफ़ी मरीज हैं जो इवन सर्जरीज लाइक घुटने बदलना, कूल्हे बदलना, ये सारे पेशेंट्स जिनको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अभी घुटने बदलने चाहिए, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं यहाँ पर। ऋषिकेश में आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मनसा देवी रेलवे फाटक के पास का है, जहां दो सांडों की आपसी लड़ाई के बीच एक सांड ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पलट गया और उसमें बैठी 3 छात्राएं घायल हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने किसी तरह सांड को वहां से भगाया। सूचना मिलते ही सीपीयू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को निकालकर एम्स में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार घायल छात्राओं की पहचान सोना, काजल और निकिता के रूप में हुई है। देहरादून में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11,000 कन्याओं के पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने इसे दिव्य और प्रेरणादायक आयोजन बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज में बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक है। ऐसे कार्यक्रम नारी गरिमा को बढ़ावा देने के साथ नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और समाज में सकारात्मक संदेश देने के लिए ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण हैं। ये बड़ा अद्भुत एक पूजन का कार्यक्रम है। इसमें 11,000 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारी कन्याओं के प्रति हमारा समर्पण, हमारा भाव, आदर और सम्मान बेटियों के प्रति दर्शाता है। और इस शानदार पहल के लिए, जिससे हमारा सनातन का जो परंपरा है वो भी आगे बढ़ती है और इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवाओं को, नौजवानों को, नई पीढ़ी को जोड़ने में भी बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि हमारे कैसे त्योहार होते हैं, कैसे उत्सव होते हैं, कैसी हमारी मान्यताएं हैं, वो नई पीढ़ी को भी हस्तांतरित होते हैं, नई पीढ़ी में भी ट्रांसफर होते हैं। और ये बड़ा ही एक श्रद्धा और आस्था का पर्व है। चैत्र नवरात्रि भी चल रही है, तो ऐसे समय पर ऐसा पावन आयोजन होना अपने आप में पूरे समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियों और भविष्य के विजन को साझा किया। उन्होंने कहा कि जनता ने परंपरा तोड़कर स्थिर सरकार को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने संतुलित विकास पर जोर दिया है, जिससे गांव और सीमांत क्षेत्रों तक लाभ पहुंचा है। सीएम ने सड़क, बजट सरप्लस, प्रति व्यक्ति आय, बिजली, कृषि और पर्यटन में प्रगति का दावा किया। समान नागरिक संहिता को ऐतिहासिक कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का हर निर्णय जनता को समर्पित है। उत्तराखंड की जनता ने हमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार राज्य के अंदर एक परिपाटी थी, एक मिथक था कि हर बार सरकार बदल जाती है। उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली और लगातार हमको सरकार में दूसरी बार लाकर काम करने और सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र तक समेकित रूप से यानी समान भाव से काम हो, समान रूप से विकास हो, विकास की गंगा हर जगह पहुंचे और ये संकल्प लेकर हम पहले दिन से लगातार आगे बढ़े हैं। उसका परिणाम आया भी है। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में खादी और प्रौद्योगिकी को लेकर बड़ी जानकारी। ओडीसी के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन पारंपरिक कारीगरों को मिलेगी राष्ट्रीय युवाओं और शिल्पकारों को मिल रहा है रोजगार और आत्मनिर्भरता। उत्तर प्रदेश में खादी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खादी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की पहल ओडीसी के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन उज्जैन पर बात की जाएगी। पारंपरिक कारीगरों को मिलेगी राहत, युवाओं और शिल्पकारों को मिल रहा है रोजगार और आत्मनिर्भरता। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पश्चिम एशिया में लंबे खिंचते युद्ध को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ आपात बैठक कर देश भर में अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई की तैयारियों को लेकर जो चर्चा की, वो वास्तव में समय की मांग थी। इस बैठक में पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ ही फर्टिलाइजर की सप्लाई सुगम बनाए रखने के जिन उपायों पर मंथन किया गया, उनके निष्कर्षों से राज्य सरकारों को भी अवगत कराने की आवश्यकता होगी और उन्हें कुछ निर्देश देने की भी। जिस तरह केंद्र सरकार संकट से पार पाने के लिए कमर कसती दिख रही है, उसी तरह राज्य सरकारों को भी सक्रियता दिखानी होगी। उचित यह होगा कि प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ भी इस उद्देश्य से चर्चा करें और हर स्तर पर यह संदेश पहुंचे कि देश में कहीं पर भी ऊर्जा और उर्वरक संकट पैदा नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित रूप से मौजूदा स्थिति की तुलना कोविड काल से नहीं की जा सकती, लेकिन साथ ही आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने और उनकी कालाबाजारी और जमाखोरी न होने देने पर भी निगाह रखने की आवश्यकता तो बढ़ ही गई है। केंद्र और राज्य सरकारों को केवल ये नहीं देखना है कि ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति सुगमता से होती रहे, बल्कि इस पर भी ध्यान देना होगा कि अर्थव्यवस्था के पहिए गतिमान बने रहें। इसके लिए ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों को आइडेंटिफाई कर आवश्यक उपाय करना जरूरी है। चूंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया है और इसके कोई आसार नहीं दिख रहे कि ये सैन्य टकराव कब और कैसे खत्म होगा। इसलिए पश्चिम एशियाई देशों से तेल और गैस की आपूर्ति का संकट और गहरा सकता है। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम और अधिक बढ़ सकते हैं। इसके कारण सरकार को भी उनकी कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं और देश में महंगाई भी बढ़ सकती है। पश्चिमी देशों के लिए हवाई यात्रा पहले ही महंगी हो चुकी है। आशा की जानी चाहिए कि कीमतें बढ़ाने की नौबत न आने पाए, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। यह तैयारी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के स्तर पर भी होनी चाहिए। इसी के साथ आम जनता को भी ये समझना होगा कि जो संकट पैदा हुआ है उसमें भारत सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में यदि कहीं
किसी तरह की कठिनाई पैदा हो तो आम लोगों को संयम का परिचय देना होगा। किसी भी संकट का समाधान तभी आसान होता है जब शासन प्रशासन के साथ आम जनता भी उसका सामना उस भाव से करती है कि कैसी भी चुनौती हो उससे पार पा लिया जाएगा। फिलहाल तो शेयर बाजार, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, इन सभी की कीमतें उल्टी दिशा में चल रही हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से टफ रहने वाला है। देखें क्या होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं। 19 अप्रैल से शुरू होने वाली इस यात्रा को लेकर सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल आपदाओं के बावजूद 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जबकि इस साल अब तक 10 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। GMVN गेस्ट हाउस में 5 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम बुकिंग हो चुकी है। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में मंगलवार को शहद निष्कासन का कार्य किया गया, जिसमें पहले चरण में करीब 60 किलोग्राम शहद निकाला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग को निर्देश दिए कि परिसर और आसपास 3B गार्डन विकसित किए जाएं, जिनमें बी फ्रेंडली, बटरफ्लाई फ्रेंडली और बर्ड फ्रेंडली गार्डन शामिल हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं हैं और यहां की विविध फूलों की प्रजातियां उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय शहद उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में नारसन ब्लॉक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की विधायक और हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने प्रदीप बत्रा शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका ढोल, नगाड़ों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार के 4 सालों की उपलब्धियों और विकास कार्यों को गिनाते हुए सरकार की नीतियों की सराहना की। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद अब आगामी रणनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विभाग संभालने के बाद संकेत दिए हैं कि जल्द ही बैठकों का दौर शुरू होगा और अगले 8 से 9 महीनों का रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं को जमीन पर उतारने पर खास जोर रहेगा ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके। मदन कौशिक ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों को सफल बताते हुए इसे जन समर्थन का संकेत बताया और 2027 में फिर सरकार बनाने का दावा भी किया। किस तरह से आप पूरी चीजों को आप टेकअप करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे? मंत्री का दायित्व के बाद आज विधानसभा कार्यालय में आवंटन के बाद मैं आया हूं और अब कार्यालय में लगातार निरंतर विभाग की बैठक के बाद आगे अपनी सारी 8-9 महीने की रणनीति और पूरा कैसा रोड मैप हम तय करेंगे अगले 8-9 महीने तक कंप्लीट उसको बनाएंगे और निश्चित रूप से समय कम नहीं है, समय पर्याप्त है। सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज 4 साल का शानदार कार्यक्रम प्रदेश भर में हुआ है। देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में 3 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कोरोना काल में अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों को
हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। उनके वात्सल्य का पैसा यानी कि 3,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा जो स्वीकृत किया गया है, आज वो उनके खातों में डीबीटी की गई है। लगभग यह धनराशि 3 करोड़ 24 लाख के करीब यह धनराशि उनके खातों में डीबीटी की है। निश्चित रूप से इस धनराशि के प्राप्त होने के साथ में हमारे वात्सल्य के बच्चों को बहुत मदद हो जाती है और आर्थिक बहुत सहयोग हो जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करूंगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।